Hello students, we were studying the chapter metal and non-metal, and yesterday we have learned about what are metal and non-metal and what are their physical properties. In today's class we will discuss about exceptions, chemical properties. Okay, तो let's start. सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सेप्शंस इन मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु में कुछ अपवाद पाए जाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि दूसरी धातुओं के और अधातुओं के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। कल हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा था, मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे धातु भी हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं, कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जो दूसरे नॉन मेटल और मेटल से बिल्कुल अलग हैं, उनके गुण बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल, वी कैन कट दैम विथ नाइफ इजीली। सोडियम और पोटेशियम क्या है? एक मेटल है। ये दोनों क्या हैं? मेटल हैं, मतलब धातु हैं दोनों, और ये इतने नरम है कि इनको चाकू से काट सकते हैं। लेकिन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मेटल का गुण क्या होता है, धातु का गुण क्या होता है कि वह हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल अलग है, ये केस बिल्कुल अलग है। इसमें सोडियम और पोटेशियम क्या है? मेटल हैं, लेकिन वो सॉफ्ट हैं, वे नरम हैं, इतने नरम कि चाकू से भी काटे जा सकते हैं। हैमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको तोड़ने के लिए हैमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हैमर हथौड़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको नाइफ से भी काट सकते हैं आसानी से। ओके, सेकंड पॉइंट, जैसे मरकरी है, सोडियम पढ़ लिया। सोडियम क्या है? एक मेटल है, वह क्या है? सॉफ्ट है। तो ये क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया। क्यों हो गया एक्सेप्शन? क्योंकि यह दूसरी धातुओं के अपेक्षा बिल्कुल अलग व्यवहार कर रहे हैं, अलग गुण है इनका। दूसरे हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट है, इसलिए सोडियम क्या है? एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। वैसे ही सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड एग्जाम्पल है एक्सेप्शंस का, वो है मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी एक मेटल है। अब ये अपवाद कैसे है, ये एक्सेप्शन कैसे है? बिकॉज it is present in liquid form, but every metal, we have learned that every metal exists in solid state, but this is the type of metal only that is present in liquid state at room temperature। मतलब मरकरी क्या है? मरकरी क्या है? एक मेटल है, एक धातु है जो कि दूसरी धातु की अपेक्षाकृत अलग है, दूसरे के धातुओं से अलग है, क्योंकि यह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ओके, तो थर्ड है एक्सेप्शन ब्रोमीन। थर्ड क्या है? ब्रोमीन। अब ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, एक अधातु है। यह कैसी है? ये भी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ठीक है, और रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो ब्रोमीन भी क्या है? एक एक्सेप्शन है। ओके, यू गॉट इट। अब हमने एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा है, ऐसे धातु जो दूसरी धातुओं से अलग व्यवहार करते हैं, इन धातुओं के गुण अलग होते हैं दूसरी धातुओं की अपेक्षाकृत। ओके, अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज इन मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातुओं में रासायनिक गुण। सबसे पहले पढ़ेंगे पहला गुण, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो क्या है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया? अब इससे क्या तात्पर्य है? इससे क्या तात्पर्य है? यह हमें उदाहरण के तौर पर सीखना पड़ेगा कि यह अभिक्रिया कैसे कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। उसके लिए वी हैव टू सी एन एग्जाम्पल, दैट इज रसिंग ऑफ आयरन एंड दिस इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ओके,
तो क्या है, लोहे में जंग लगना यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के कारण हुआ है। जो हम लोहे देखते हैं, लोहे को आप ओपन एयर में खुली हवा में छोड़ोगे और वो है क्या है, थोड़े दिनों बाद जंग मिलेगी उसमें, ठीक है। लोहे में परिवर्तन आएगा, लोहे के रंग में भी परिवर्तन आएगा, उसके भार में भी परिवर्तन आएगा, वो है अधिक भारी हो जाएगा आफ्टर सम डेज। तो लोहा में भार क्यों हुआ है, क्योंकि लोहे ने केमिकल रिएक्शन किया है ऑक्सीजन के साथ विच वॉज प्रेजेंट इन एयर, जो कि हवा में, वायु में उपस्थित थी। तो लोहा क्या है, लोहा एक धातु है, उसको हमने खुली हवा में रखा, मतलब खुली हवा में क्या था, ऑक्सीजन था और क्या था, नमी थी। नमी भी होती है, धूप आती है, ऑक्सीजन के साथ नमी भी आती है। जब धूप आती है तो ऑक्सीजन के साथ नमी, नमी मतलब जल, उसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है। जब नमी आती है, धूप आती है हवा में दिन में, तो उसके साथ क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्लस जल, ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो ऑक्सीजन और वाटर के साथ यह रिएक्शन करता है, यह अभिक्रिया करता है। कौन करता है, लोहा। इसलिए लोहे में जंग होती है, इसलिए रसिंग इज ऑकर्स इन आयरन, ठीक है। तो पता चल गया, रसिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन एंड दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ओके, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से। उसका एक एग्जाम्पल क्या है, आयरन को अगर हम खुली हवा में रखते हैं तो धूप भी आएगी, तो धूप से नमी होगी, तो ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट होंगे, उनके प्रेजेंस में रसिंग ऑकर होती है, जंग लगती है लोहे में, ठीक है। आगे समझ। सो बोथ आर नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ रस्ट। जो बोथ, दोनों, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति होना आवश्यक है। अगर नमी प्रेजेंट है, लोहे को अगर हमने धूप में रखा और ऑक्सीजन नहीं होती तभी भी जंग नहीं लगती, या फिर सिर्फ ऑक्सीजन होती तभी भी जंग नहीं लगती, ठीक है। दोनों का होना अति आवश्यक है, दोनों का होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लोहे में जंग लगने का कारण क्या है, नमी और ऑक्सीजन दोनों, वाटर एंड ऑक्सीजन बोथ आर नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ रस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है, दूसरा उदाहरण, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी एक मेटल है। अब मैग्नीशियम रिबन को, एक मैग्नीशियम धातु है, उसको क्या करेंगे, हम जला के देखेंगे। उसको हम जलाएंगे तो वह क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र हिंदी में बोलेंगे, क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ओके, तो यह किसके कारण होता है, MgO किसके कारण बना, क्योंकि किसके कारण बना, ऑक्सीजन के कारण, जो कि वायु में उपस्थित था। तो मेटल ने जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, इन दोनों का जब मिलन हुआ, तब किसका निर्माण हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। वैसे जैसे कि आयरन का हुआ था, आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तब क्या बनाएगा, वह क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे ही सल्फर एक मेटल है, वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब क्या है, गैसेस हैं। तो मतलब इसका कंक्लूजन ये निकला कि जब भी मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वह एक गैस का निर्माण करता है, एक गैस प्रोड्यूस करता है। वह कौन सी होती है, ऑक्साइड गैस, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट है, जो पर्टिकुलर तत्व है, उसके साथ ऑक्साइड लग जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब मूव करते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड गुण क्या है, और ये सब कौन से गुण की बात कर रहे हैं, ये सब कौन से गुण पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में जो हमने पढ़े थे वो क्या थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब भौतिक गुण थे। अब आज हम पढ़ रहे हैं रासायनिक गुण,
केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सेकंड गुण, पहला गुण हमने देख लिया, पहली प्रॉपर्टी हमने देख ली, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, एंड सेकंड प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, मतलब जल के साथ अभिक्रिया, धातु का जल के साथ अभिक्रिया, ये हम पढ़ेंगे। तो सोडियम एक क्या है, एक धातु है। ठीक है, धातु है कि अधातु है, पिछली क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया कि सोडियम क्या है, एक धातु है जो जल के साथ भी अभिक्रिया करती है और ऑक्सीजन के साथ भी। ठीक है, जो जल के साथ भी करेगी और ऑक्सीजन के साथ करेगी। ठीक है, यह नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन के साथ करे। इसमें हमने देखा था कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिली तो क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर ऑक्साइड गैस का निर्माण किया था। ठीक है, वैसे ही सल्फर किसके साथ करेगी, वाटर के साथ भी अभिक्रिया करेगी, वाटर के साथ भी रिएक्शन करेगी। ठीक है, और क्या करेगी, इससे वह ऊष्मा उत्पन्न करेगी। जब सल्फर डाइऑक्साइड है, ये क्या है, एक ऊष्मा के रूप में निकलेगी। ऊष्मा क्या होती है, हीट, बहुत ज़्यादा आग लग जाएगी। जब ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी तब आग प्रोड्यूस होगी, फायर प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, उसको बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे ही सल्फर अगर वाटर के साथ अभिक्रिया करती है, रिएक्शन करती है, तभी भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कि सोडियम वायु के साथ, जब हमने सोडियम को खुली हवा में रख दिया तो वह क्या करेगी, ऊष्मा उत्पन्न करेगी। क्यों करेगी ऊष्मा उत्पन्न, क्योंकि सोडियम ने वायु के साथ अभिक्रिया की, जिससे कि ऊष्मा उत्पन्न हुई। ठीक है, और वैसे ही सोडियम को अगर हम वाटर में डालेंगे, पानी में डाल देंगे सोडियम को, तभी भी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा क्या है, ऊष्मा हानिकारक है। ऊष्मा अच्छी होती है, अगर आग लग जाए कहीं पे भी तो वो है क्या, हानिकारक है कि हमारे लिए फायदेमंद है, हानिकारक है। तो इस हानिकारक जो यह सोडियम की जो प्रॉपर्टी है, सोडियम का ये जो गुण है जिससे कि आग उत्पन्न हो जाती है, अगर वह वायु के कांटेक्ट में आता है या फिर वाटर के कांटेक्ट में आता है, वायु के और जल के संपर्क में आने से ऊष्मा का उत्पन्न होता है। इसी ऊष्मा को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस धातु को, इस सोडियम को क्या करेंगे, हम किस में रखेंगे, मिट्टी के तेल में डाल देंगे। इसको क्या करेंगे, मिट्टी के तेल में डाल देंगे, जिससे कि वह किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाए, ना कि किसी के साथ, मतलब ना ही वायु के साथ, ना ही जल के साथ। दैट इज वाई वी ऑलवेज केप्ट सोडियम इन और अंडर केरोसिन ऑयल। वी शुड नॉट कीप इट इन ओपन एयर और इन वाटर। हमें क्या करना चाहिए, खुली हवा में नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह अभिक्रिया कर लेता है, जिससे कि ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और ऊष्मा हानिकारक है। ठीक है, आगे समझ में। अब वहीं हमने धातुओं के बारे में पढ़ा, लेकिन जो अधातु है वह क्या करेगी, वह वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, कोई भी अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगी। ठीक है, कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। अधातु को अगर हमने वाटर के कांटेक्ट में या फिर जल के संपर्क में या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में रखा तो अधातु यानी कि नॉन मेटल कभी भी कोई रिएक्शन नहीं करेगी। वह कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं दिखाएगी जिससे हमें पता चले कि इसमें कोई बदलाव आया है। उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जब भी किसी भी वस्तु में किसी के संपर्क आने पर बदलाव नहीं आए तो इसका मतलब किसी भी वस्तु से मतलब है मेटल या नॉन मेटल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसने अभिक्रिया नहीं की, उसने रिएक्शन नहीं किया, वह उसके साथ घुली नहीं, उसके साथ मिली नहीं। ठीक है, आगे समझ में। दूसरा है फॉस्फोरस। जैसे कि सोडियम था वैसे ही क्या है, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस भी अगर वायु के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, आग लग जाती है। उधर क्या लग जाती है, आग लग जाती है। फॉस्फोरस को इसीलिए हम जल में डालेंगे, क्योंकि फॉस्फोरस वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। फॉस्फोरस क्या है, एक अधातु है। अधातु ऑक्सीजन वायु के साथ
क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी, लेकिन जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन सोडियम क्या था, सोडियम क्या था, जो कि सोडियम ऐसा मेटल था जो वायु के साथ भी अभिक्रिया करता था और वाटर के साथ, मतलब एयर के साथ भी उसने रिएक्शन करता था और वाटर के साथ भी रिएक्शन करता था। ठीक है, लेकिन जो फॉस्फोरस है वह क्या है, नॉन मेटल है, इसलिए वह वायु के साथ मतलब एयर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन किसके साथ करेगा, सॉरी वायु के साथ करेगा रिएक्शन और आग उत्पन्न करेगा। लेकिन जब हम जल में डालेंगे, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। इसलिए फॉस्फोरस को हम किस में रखते हैं, जल में रखते हैं। फॉस्फोरस को खुले हवा में नहीं रखते हैं, वायु में नहीं रखते हैं, खुले वातावरण में नहीं रखते हैं। उसका कारण पता चल गया। यह इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये कभी भी क्वेश्चन में आएगा कि सोडियम को हम केरोसिन में क्यों रखते हैं, ठीक है। और या फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि फॉस्फोरस को हम वाटर में क्यों रखते हैं। दोनों का आंसर एक ही है, दोनों का रीज़न एक ही है, क्या है कि वह रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अगर हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में इसलिए रखते हैं क्योंकि सोडियम एयर और वाटर दोनों के साथ रिएक्टिव है, लेकिन फॉस्फोरस क्या है, वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं है, इसलिए इसको वाटर में रखा जाता है। इसको केरोसिन ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब रिएक्शन विथ एसिड, अम्लों के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विथ एसिड, मतलब अम्लों के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है, किसकी, धातु और अधातु की। सामान्यतः अधातु क्या होते हैं, अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, मतलब कोई रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। कौन है वे, अधातु। ठीक है, मेटल्स आर रिएक्टिव विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, लेकिन जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, रिएक्टिव हैं, अभिक्रिया करते हैं एसिड के साथ। लेकिन अधातु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अधातु वाटर के साथ नहीं करती है, मतलब जल के साथ नहीं करती, और एसिड के साथ भी नहीं करती है, मतलब अम्लों के साथ भी नहीं करती है। मेटल ऑक्सीजन के साथ भी करता है रिएक्शन, और वाटर के साथ भी करता है, और किसके साथ करता है, एसिड के साथ भी करते हैं। लेट्स सी हाउ। जैसे मैंने बताया, अधातु प्लस एसिड, अधातु जब एसिड के संपर्क में आएगा या फिर अधातु और एसिड को जब मिक्सअप किया जाएगा तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा। नॉन मेटल को जब भी एसिड के अंडर में डाला जाएगा, तो एसिड के सॉल्यूशन में डाला जाएगा, तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, वैसे का वैसे ही रहेगा, ना ही कोई हानि पहुंचाएगा। लेकिन जो मेटल होगा वो क्या होगा, एसिड के संपर्क में आने पर, एसिड के साथ जब जोड़ेंगे इसको, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। वैसे ही रिएक्शन विथ बेस। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, चौथी गुण है केमिकल प्रॉपर्टीज का, रासायनिक गुण का। ठीक है, जब बेस के साथ, एसिड के साथ देख लिया, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, लेकिन जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ जब हम इसको मिक्सअप करेंगे तो क्या बनाएगा, तो भी हाइड्रोजन गैस बनाएगा या फिर उत्पन्न करेगा, मतलब दोनों सिमिलर हैं। हाइड्रोजन गैस एसिड के साथ भी वह हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा, और बेस के साथ भी जब रिएक्शन करेगा तभी भी हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। ठीक है, जैसे कि धातु है कोई सी भी, जैसे आयरन है, आयरन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, तो सोडियम मतलब आयरन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा तब क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। ठीक है, आ गया समझ में। ये 5 गुण थे, किसके, केमिकल प्रॉपर्टीज थी। ये क्या थे, रासायनिक गुण थे, किसके थे, मेटल और नॉन मेटल के। ठीक है, chemical properties of metal and non-metal we have already discussed. Now let's move on. Displacement reaction, विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है
when more reactive metal displaces another less reactive metal in any chemical reaction, this reaction is known as chemical reaction. In easy language, we can say that when more reactive element of any compound displaces any less reactive element of any another type of compound in chemical reaction, that reaction is known as डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व यानी कि एलिमेंट किसी यौगिक यानी कि कंपाउंड से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, यू गॉट इट। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे उसे विस्थापन क्रिया कहलाती है। ठीक है, या फिर उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, इस डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को समझो अच्छे से और इस परिभाषा को फिर खुद से निर्माण करो। इस परिभाषा का खुद से निर्माण करो। इसको उदाहरण के सहित समझेंगे। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी विल लर्न मोर अबाउट इट। कॉपर सल्फेट क्या होता है? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक के टुकड़े डालने से विलयन के कॉपर अलग हो जाते हैं। अब विलयन क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में है, जलीय पदार्थ, उसको बोलते हैं विलयन, जल विलयन। ठीक है, आगे समझ में। तो क्या करेंगे, when we will put pieces of zinc in liquid solution of copper sulfate, then copper of this solution will separate from it। कैसे? एक कंटेनर लेंगे, एक बर्तन लेंगे जिसमें कॉपर सल्फेट विलयन डालेंगे। कॉपर सल्फेट कैसा होगा? एक नीला पदार्थ होगा जो कि जल अवस्था में उपस्थित होगा। तो हमने क्या करना है कि कॉपर सल्फेट को एक बर्तन में लेना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, कॉपर सल्फेट के जूस जो नीले कलर का लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे कि आपने हार्पिक देखा होगा, वो लिक्विड फॉर्म होता है नीला नीला, वैसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट विलयन होता है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हम जिंक के टुकड़ों को डालेंगे। अब जिंक होते हैं ब्राउन ब्राउन कलर के छोटे छोटे, या फिर ब्लैकिश रेड, ठीक है, इस कलर के होते हैं जिंक। ठीक है, तो उनको हम डाल देंगे उस नीले नीले वाले सॉल्यूशन में। ये नीला सॉल्यूशन है, ठीक है, नीला नीला है, पूरा पानी कैसा है? नीले रंग का है। तो इस पानी को क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का पानी है। नींबू पानी तो बोलेंगे नहीं, इसको क्या बोलेंगे? जैसे नींबू पानी को बोला जाता है वैसे कॉपर सल्फेट इसको बोलेंगे, कॉपर सल्फेट का पानी। ठीक है, कॉपर सल्फेट के पानी के अंदर जब हम जिंक के टुकड़ों को डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखोगे कि जो कॉपर के जो टुकड़े थे वो क्या ऊपर आ जाएंगे और जिंक इसमें मिल जाएगा। तो ये पानी को कैसा कर देगा? सफ़ेद कर देगा, रंगहीन बना देगा इस पानी को, और कॉपर के टुकड़ों को क्या कर देगा? ऊपर तैरा देगा। कॉपर के टुकड़े, उल्टा काम हो गया ना सब कुछ। देखो कितना, जैसे जिंक ने एंट्री मारी, जिंक ने क्या कर दिया? सब कुछ तितर बितर कर दिया, सब कुछ अलग थलग कर दिया। ठीक है, तो कुछ तो रिएक्शन हुआ होगा, कुछ अभिक्रिया हुई होगी जिसके कारण यह हुआ है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापित अभिक्रिया। तो या फिर विस्थापन हुआ है, इधर क्या हुआ? विस्थापन। विस्थापन मतलब एक ने दूसरे की जगह ले ली, जिंक ने कॉपर की जगह ले ली और अपने पैर पसार दिए और कॉपर को उसके घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, मतलब कॉपर ऊपर तैरने लग गया, जहाँ पे जिंक को होना चाहिए वहाँ पे कॉपर पहुँच गया, और जहाँ पे कॉपर को होना चाहिए था कॉपर था, वहाँ पे कौन पहुँच गया? जिंक पहुँच गया। मतलब खुद पानी में मिल गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया, कॉपर को बाहर फेंक दिया। तो हम थोड़े देर बाद देखेंगे, क्या देखेंगे, जब हम जिंक के टुकड़ों को डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट विलयन में, तो क्या होगा? कॉपर ऊपर तैरने लगेगा और जिंक
सल्फेट बन जाएगा, कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, कॉपर तैरने लगेगा पानी में ऊपर, और पानी का रंग कैसा हो जाएगा, क्योंकि ये कॉपर तो रहा नहीं, कॉपर सल्फेट तो रहा नहीं, ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट, इसलिए पानी कैसा हो गया था, सफ़ेद हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है विस्थापन अभिक्रिया हुई है। ठीक है, कॉपर सल्फेट नीले रंग का था, जिंक आया, जिंक ने क्या किया, जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। और जिंक सल्फेट हमें कैसे पता चला कि ये जिंक सल्फेट है, क्योंकि जिंक सल्फेट रंगीन होता है और कॉपर सल्फेट कैसा होता है, नीला होता है। तो हमें पता चल गया कि ये जो रंगहीन विलयन है या फिर रंगहीन जो कलरलेस लिक्विड है वह क्या है, जिंक सल्फेट है। आगे समझ में, तो यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, विस्थापन अभिक्रिया हुई है। अच्छे से समझ में आ गया। ये एग्जाम में आएगा कि कॉपर क्यों फ्लो कर रहा था उस लिक्विड में, क्यों कर रहा था फ्लो, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब उपयोग, धातुओं के उपयोग और अधातुओं के उपयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो ये ध्यान से देखो, कहाँ पे होता है उपयोग, धातुओं का उपयोग कहाँ पे होता है, जहाँ पे भी सॉलिड जगह होती है ना, जहाँ पे कठोर वस्तुएं होती हैं, वो ज़्यादातर किसकी बनती हैं, धातुओं की बनती है, ये ध्यान रखना। और जो पाउडर फॉर्म में होती है ना, जो हल्की सी होती है, जो पाउडर फॉर्म में होती है, वो सब चीज़ें किससे बनती हैं, नॉन मेटल से बनती है। इस चीज़ को याद कर लेना और कंफ्यूज नहीं होगे फिर। ठीक है, मशीन्स, मोटर कार्स, जो कार होती है ना, ये भी सॉलिड होती है ना, कितनी ठोस होती है, इसकी जो कवर होती है, जो आउटलाइन होती है, वो सब कितनी ठोस होती है, मशीन्स होती हैं कितनी हार्ड होती हैं, ये सब किससे बनती हैं, धातुओं से बनती है, यानी कि मेटल से बनती है। तो एग्जाम्पल क्या होंगे, मशीन में इसका उपयोग किया जाता है, मोटर कार में यूज़ किया जाता है, एरोप्लेन्स में, ट्रेन्स में और इंडस्ट्रियल एप्लायंसेस में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे समझ में, किसका उपयोग किया जाता है, मेटल्स का। मैंने पहले बताया, जहाँ पे कठोर वस्तुओं का उपयोग, कठोर वस्तुएं जहाँ पे आप देखोगे जो ज़्यादा कठोर है, वो ज़्यादातर किसकी बनी होती है, मेटल्स की ही बनी होती हैं। ठीक है, नॉन मेटल की नहीं बनी होती है। अब नॉन मेटल पढ़ेंगे। नॉन मेटल का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, यानी कि अधातु का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, उर्वरकों के उत्पादन में। ठीक है, उर्वरकों मतलब जो फर्टिलाइजर्स हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था, फर्स्ट चैप्टर है आपकी क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें बताया कि फर्टिलाइजर्स में किसका उपयोग किया जाता है, नॉन मेटल का उपयोग किया जाता है। फर्टिलाइजर में अधातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और पटाखों में, ठीक है, कहाँ पे किया जाता है, क्रैकर्स में। क्रैकर्स के अंदर जो मसाला होता है वो किसका होता है, नॉन मेटल का होता है, अधातु का होता है। ठीक है, अनार है, जैसे आप अनार जलाते हो, उसको अनार को जब खोलोगे या फिर अनार जब जल जाता है तो उसमें पाउडर निकलता है, वो पाउडर क्या होता है, अधातु होती है। किससे बना होता है, कोई एक प्रकार के अधातु से बना होता है। ठीक है, वैसे ही सजीवों के शरीर में, जैसे सजीवों के जो भी लिविंग है ना, लिविंग थिंग्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं, पौधे और एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, इन सब में भी अधातु उपस्थित होता है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं। दवाइयों के निर्माण में, जो दवाइयाँ भी कैसी आती हैं, पाउडर के फॉर्म में आती हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है, पाउडर की अवस्था में आती है, तो वो क्या है, दवाइयों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर विभिन्न प्रकार के रसायनों के निर्माण में, ठीक है, जो डिफरेंट काइंड यूज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स। ठीक है, जो केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल सप्लीमेंट्स लेते हैं सब लोग, किसी बुखार के लिए होता है या फिर कोई भी चीज़ होती है, वो सब केमिकल्स किससे बने होते हैं, अधातु के बने होते हैं, कभी भी धातु के नहीं बने होते हैं। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बातें जो हैं, जो सबको समझनी पड़ेगी कि महत्वपूर्ण और बिल्कुल रोचक बातें हैं। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है, बोलेंगे अच्छा ऐसा होता है क्या, तो वो जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं। वैसी कैसे, जैसे पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, कोई सभी जितने भी विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको ये 1 वर्ड क्वेश्चन आ सकता है इसमें, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि पौधों में क्या पाया जाता है। तो पौधों में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है कुछ पौधों में। फिर मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है।
ठीक है। तो मेटल पौधों के अंदर भी पाया जाता है। वैसे ही लोहा है वो मनुष्यों के शरीर में भी पाया जाता है। मनुष्यों के रक्त में लोहा पाया जाता है। अब सबके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि लोहा किसी के रक्त में कैसे समा सकता है। लोहा तो कितना हार्ड है ना, कितना मोटा होता है, वो कैसे जाएगा रक्त के अंदर। तो ये ध्यान रखना है कि सजीवों के शरीर में जो धातुएं होती हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, लोहा हो गया, जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी प्रकार की धातुएं हैं, ये सब यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाती है, एलिमेंट्री फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि हम नेक्ड आई से, नग्न आँखों से नहीं देख सकते, जिनके लिए विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है इनको। ठीक है, तो इतने छोटे छोटे फॉर्म में, छोटी छोटी अवस्था में पाया जाता है। तो ये पता चल गया मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, पौधे में, और आयरन किस में पाया जाता है, मनुष्य में। तभी बोलते हैं ना कि आयरन की कमी होगी, तो लोहा, वो वाले लोहा की बात नहीं कर रहे हैं कि लोहे की कमी होगी। तो लोहा से मतलब क्या है, समझ में आ गया, लोहे का यौगिक रूप। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि ब्लड में होना आवश्यक है। ठीक है, रक्त में होना जरूरी है। आगे समझ में। तो इन लिविंग थिंग मेटल आर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, नॉट इन सॉलिड फॉर्म। आगे समझ में, लिक्विड फॉर्म में इतने छोटे होते हैं कि वह बहने लगते हैं, लिक्विड अवस्था में ही, लगभग लिक्विड अवस्था में आ चुके होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया। दिस वॉज द एंड ऑफ चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछना। मेटल एंड नॉन मेटल के आपको डिफ्रेंशिएशन दिए थे, वो एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना, इन नोट्स को फिर से रिवाइज़ कर लेना। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, कमेंट्स के थ्रू और मैसेज के थ्रू। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको लर्न करना। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज का होमवर्क है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आपको देनी है, मतलब भौतिक गुण और रासायनिक गुण किसके, धातु और अधातुओं के, वो आज कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, या फिर इनको लर्न करना है। कॉपी में नोट डाउन नहीं कर पाओ तो कम से कम लर्न कर लेना, इनको याद कर लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।